6 अगस्त 1945 पूरे वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए वो दिन था जिसके भुलाने के बारे में कोई नहीं सोच सकता। लेकिन इस तारीख के ठीक 3 दिन बाद यानी 9 अगस्त को कुछ इतना भयंकर हुआ कि लोग 6 अगस्त वाली घटना को लगभग भूल ही गए थे। ये घटना थी जापान के 2 शहर नागासाकी और हिरोशिमा पर दुनिया के सबसे खतरनाक बम यानी एटम बम गिराने की। इस बम की पावर को बस इसी बात से समझ लीजिए कि आज इस घटना को करीब 77 साल हो गए हैं। लेकिन इस बम के रेडिएशन की वजह से आज भी इस इलाके में कई बच्चे कुछ अलग टाइप की बीमारियों के साथ ही पैदा हो रहे हैं। अमेरिका के एटम बम के हमले से जापान पूरी तरह से उन कंडीशन से गिर चुका था जिससे वो आने वाले कम से कम 100 सालों तक अपनी इकोनॉमी उठाना तो छोड़िए, वो उसे बस जिंदा रख ले, यही बड़ी बात है। इस बम हमले के बाद अमेरिका ने जापान की आर्मी को 100% तबाह किया। जो भी जापानी कंपनी हथियार या आर्म्ड व्हीकल्स बनाते थे उसे भी 100% बैन कर दिया गया। जापान के पास नेचुरल रिसोर्सेज की कमी तो पहले से ही थी और वहाँ के ज्योग्राफिकल कंडीशंस की वजह से तो भूकंप आना इतनी आम बात है कि कुछ दिनों में वहाँ के लोग भूकंप आने को सांस आने की तरह समझने लगेंगे। लेकिन इसके बावजूद कैसे जापान ने खुद की इकोनॉमी को इतना बूस्ट किया कि सिर्फ 20 सालों के बाद ही जापान ने जर्मनी को पीछे छोड़ते हुए दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन गया था। साथ ही उसी 20 सालों के अंदर जापान ने ओलंपिक को भी होस्ट कर दिया। ये इतनी बड़ी बात है कि इसका अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इंडिया ने आज तक एक भी ओलंपिक गेम को होस्ट नहीं किया है। इन सालों में जापान ने ऐसा क्या किया कि दुनिया जापान को मिरेकल इकोनॉमी के नाम से जानने लगी, और इससे इंडिया को क्या सीख लेनी चाहिए, चलिए जानते हैं। जापान पर एक परमाणु हमले के बाद अमेरिका ने उस पर जबरन कई सारे कानून थोप दिए, जिनमें से एक था जापान अपनी सेना को 100% बंद कर देगा, क्योंकि जापानी आर्मी उस टाइम बहुत ज्यादा मजबूत हुआ करती थी। इसलिए अमेरिका को डर था कि कहीं जापान फिर से अपनी आर्मी खड़ी करके उससे बदला लेने ना आ जाए। जापान में आर्मी के बंद होते ही जापानी आर्मी के लिए हथियार और दूसरे इक्विपमेंट्स बनाने वाली सभी कंपनियों के सामने सिर्फ 2 ही रास्ते बचे थे। पहला ये कि वो कंपनी बंद कर दें और दूसरा ये कि खुद को माहौल के हिसाब से ढाल कर कुछ नया और इनोवेटिव करें। जापानी कंपनीज ने दूसरा रास्ता अपनाया, उन्होंने खुद को माहौल में डाल लिया। जैसे जो सोनी कंपनी पहले जापानी आर्मी के लिए दूरबीन बनाया करती थी, वो अब आम लोगों के लिए कैमरे बनाने लगी। जो टोयोटा कंपनी वर्ल्ड वॉर 2 तक आर्मी के लिए टैंक्स बनाती थी, वो अब सिविलियंस के लिए कार्स बनाने लगी। क्योंकि ये दोनों ही कंपनी पहले आर्मी को माल सप्लाई करती थी, इसीलिए इनकी क्वालिटी बहुत अच्छी हुआ करती थी, और इसी अच्छी क्वालिटी की वजह से जापान की बहुत सारी कंपनियां धीरे धीरे वर्ल्ड फेमस होने लगी थी, जिसने जापान की इकोनॉमी को बहुत अच्छा बूस्ट दिया था। ये तो हुई उन आर्मी कंपनियों की बात जो वर्ल्ड वॉर 2 के बाद खुद को स्टैब्लिश करने में कामयाब रही। अब एक नजर जापानी आर्मी के जवानों पर भी डाल देते हैं, जिनको पूरी तरह से सरकार ने बैन कर दिया था। ये सभी जवान धीरे धीरे बिजनेस और एग्रीकल्चर सेक्टर में आने लगे, और इन दोनों ही सेक्टर में जापान ने जबरदस्त काम किया, क्योंकि खेती और धंधे का बस एक ही नियम है कि चाहे जो हो जाए कभी भी लेट मत होना, क्योंकि खेती में एक दिन भी लेट से साल भर की फसल बर्बाद हो सकती है। बिजनेस में 1 मिनट की देरी से क्लाइंट नाराज होकर जा सकता है, और ये सब सीधे तौर पर किसी भी देश की इकोनॉमी को ही डैमेज करता है। एग्रीकल्चर का तो इतना बोलबाला था कि जापान की वॉर के बाद जीडीपी में अकेला एग्रीकल्चर ही 25% से ज्यादा शेयर कर रहा था। जापान ने खुद को जबरदस्त ग्रो करवाने के लिए बिजनेस का एक यूनिक और जबरदस्त मॉडल अपनाया, जिसे किरेत्सु मॉडल के नाम से जाना जाता है। बिजनेस के इस मॉडल को समझने से पहले नॉर्मल मॉडल को समझ लेते हैं। नॉर्मल मॉडल में मान लेते हैं कि किसी कार बनाने वाली कंपनी को रॉ मटेरियल के तौर पर स्टील, पेंट, रबर, प्लास्टिक एक्सेट्रा जैसी चीजें चाहिए होती हैं। तो कार बनाने वाली कंपनी इन सभी में से 3 से 5 साल तक का एक नया कॉन्ट्रैक्ट कर लेंगी कि आप सभी मुझे अपने कच्चे माल को एक पर्टिकुलर फिक्स प्राइस पर ही 3 से 5 साल तक बेचेंगे, चाहे मार्केट में तेजी आए या गिरावट, उससे हमें कोई मतलब नहीं होगा। बिजनेस के इस मॉडल में सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि आने वाले सालों में लगभग सभी चीजों का प्राइस बढ़ना तो फिक्स है, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से सभी रॉ मटेरियल बनाने वाली कंपनी एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक एक फिक्स प्राइस पर ही अपना माल बेचने को मजबूर है। इससे रॉ मटेरियल वाली कंपनीज धीरे धीरे घाटे में चली जाती है। इस मॉडल में दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि अपने क्लाइंट के साथ रिलेशनशिप का एक छोटा टाइम पीरियड, यानी सिर्फ 3 से 5 साल के बाद कार बनाने वाली कंपनी किसी दूसरे डीलर या सप्लायर जो भी सस्ते रेट में उसे रॉ मटेरियल देगा उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लेती हैं। इससे कुछ कंपनियां या तो घाटे में डील करती हैं या उन्हें खाली बैठना पड़ता है, और दोनों ही कंडीशंस में देश की इकोनॉमी को घाटा होता है।
अब बिजनेस के जापानी मॉडल को ही समझ लेते हैं। जापान में अगर किसी कार कंपनी को कार बनाने के लिए रॉ मटेरियल चाहिए होगा तो वो दूसरे डीलर या सप्लायर से माल को नॉर्मल मॉडल की तरह कॉन्ट्रैक्ट करके नहीं लेगा, बल्कि वो उस कंपनी के कुछ शेयर्स को खरीद लेगा। बिजनेस के इस मॉडल में एक दूसरे से जुड़ी सभी कंपनियां एक दूसरे के स्टॉक्स को खरीद लेती हैं, जिससे अगर मार्केट ऊपर नीचे हो रहा है तो भी सभी किरेत्सु कंपनी का प्राइस बैलेंस बना रहे हैं। और इन सभी का ऊपर बैंक होता है जो सभी कंपनीज को फंड करता है। तीसरी चीज जिसने जापान को एक मिरेकल इकोनॉमी बनाया है वो है वहां के लोगों की बैंक में सेविंग करने की आदत। जब जापान में ढेर सारे बिजनेस शुरू हुए तो सरकार ने लोगों को बैंक में सेविंग्स करने या कहीं इन्वेस्ट करने के लिए कहा, ताकि उन पैसों को देश के विकास में लगाया जा सके और देश के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत किया जा सके। और इसी वजह से जापान ने 1964 में ही बुलेट ट्रेन को शुरू कर दिया था, जबकि इंडिया में अभी तक बुलेट ट्रेन एक ड्रीम प्रोजेक्ट की तरह ही है। और इन्हीं सब वजहों से 1946 में जिस जापान को डूबता सूरज मानते थे उसे सिर्फ 20 सालों के बाद ही उगते सूरज का देश मानने लगे हैं, क्योंकि 1964 में जापान ने ओलंपिक को होस्ट कर दिया था, जो इंडिया आज तक नहीं कर सका है। अब आते हैं वीडियो के आखिरी और सबसे जरूरी मुद्दे पर कि क्या इंडिया इस चीज से सीख सकता है। इंडियन लोगों को अभी भी जरूरत है टाइम पर आने जाने की, बजाय इसके कि आधा घंटा लेट होने पर भी चौड़े में आकर कहें भाई सिर्फ 2 मिनट ही तो लेट हुआ हूँ। दूसरी बात यह है कि सिर्फ कह देने से मेड इन इंडिया नहीं हो जाता है। मेड इन इंडिया के साथ साथ उसे क्वालिटी में भी बेहतर बनाने की नींव रखनी चाहिए। साथ ही मेड इन इंडिया के नाम पे सिर्फ माचिस और ताला चाबी बनाने से इंडिया इस जन्म में तो आगे नहीं बढ़ने वाला है। आखिरी और सबसे जरूरी ये कि सोने चांदी के जेवर को घर में रखने के बजाय उसे मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहिए, जिससे सरकार को भी फायदा और आपको भी। आपको क्या लगता है कि भारत को जापान जैसी इकोनॉमी बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो लाइक करने के साथ साथ अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगर आप ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, और अगर फेसबुक पर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जल्दी से लाइक करें। फिलहाल के लिए इतना ही, अभी के लिए दीजिए हमें इजाजत। आपसे मुलाकात होगी अगले वीडियो में। शुक्रिया।